के प्रथम सूत्र को देख रहे हैं, प्रथम पाद के प्रथम सूत्र। पहले पाद का नाम क्या, सब बोलो, समाधि पाद। क्या बोलो, समाधि पाद। समाधि का मतलब क्या होता है, मोक्ष। मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है, आपका हमारा जन्म क्यों हुआ है, मोक्ष की प्राप्ति करने, यानी समाधि लगाने। और सरल शब्द में बताऊं, समाधि यानी समाधान। आज जिसको देखो सब समस्या में, कोई शारीरिक समस्या में है, कोई मानसिक समस्या में है, कोई दिमागी समस्या में है, कोई पारिवारिक समस्या में है, और नहीं तो कोई आर्थिक समस्या में, है ना। तो ये सब समस्याएं ही समस्याएं। इन समस्याओं से जब समाधान प्राप्त होगा तो उसको क्या कहेंगे, समाधि। क्या बोलेंगे, बोलो, समाधि। समाधि और समाधान दोनों संस्कृत में एक ही धातु से बने हुए शब्द हैं, ठीक है। समाधि का मतलब दूसरा अर्थ क्या है, मोक्ष, मुक्ति। कल बताया था ना समाधान किन समस्याओं का, 3 प्रकार की समस्या। पहली कौन सी समस्या थी, बोलो, आध्यात्मिक समस्या या आध्यात्मिक दुख, जो स्वयं की लापरवाही, स्वयं की जागरूकता की कमी की वजह से होता है। उसको क्या बोलते हैं, बोलो, आध्यात्मिक दोष, दुख। आधि आत्मिक, आत्मिक यानी स्वयं की बात की जाए। आपने सुना आत्महत्या, आत्मा की हत्या होती है कि स्वयं की होती है, स्वयं के शरीर की होती है ना। तो यहां स्वयं को आत्म बोल रहे हैं। इसी प्रकार से आत्मिक यानी स्वयं की बात की जाए। आधि यानी अधिरोपित करना, यानी स्वयं के कारण से जो दुख उत्पन्न हो रहे हैं उनको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। जुकाम कैसा दुख है, बताओगे कोई, बोलो, मधुलिका जी बोलो। मुंह है। जुकाम, जुकाम कैसा दुख है, आदि भौतिक दुख, मोह है किसी के प्रति। जुकाम, अरे मैडम जी जुकाम, जुकाम, सर मैं झुकाव सुन रही हूँ। शारीरिक है, वो एक शारीरिक है। कौन सा, आध्यात्मिक में आएगा, आदि भौतिक में आएगा, या आदि दैविक में आएगा, कौन से में आएगा, स्वयं नहीं, किसके उत्पन्न है। ये किन की आवाज आ रही है बीच में, है मधुलिका जी, आपके यहाँ से आ रही क्या, हाँ सर, ये क्या भी मेरे बात, साथ बैठे हैं आज। बहुत अच्छा, ज्ञान की गंगा सब जगह बहा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो चलो, एक कल बार मुझे मैं, नींद आ रही थी इसलिए कोई बैठ बात गए नहीं, मैं आज। मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। आध्यात्मिक दुख वे जो स्वयं की गलती, स्वयं की लापरवाही, स्वयं की जागरूकता में कमी और स्वयं के दोष, व्यक्तिगत दोष, स्वयं के आलस्य और प्रमाद के कारण से उत्पन्न होते हैं, उनको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, क्रोध आदि से उत्पन्न भी जो चीजें होती है वो सब आध्यात्मिक दुखों में आती है। सुनने में तो यूं लगता है आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल, ये जुकाम स्पिरिचुअल दुख कैसे हो गया, ऐसे मन में यूं लगता है ना। बुखार, बोले ये बुखार आध्यात्मिक दुख कैसे हुआ, ज्वर भी आध्यात्मिक दुख होता है। आत्मिक से, आत्मा यानी स्वयं से जुड़ा, आपकी 99% भूल तो व्यक्ति की स्वयं की रहती है, जो बुखार आता है या जुकाम आता है। 1% कुदरती कुछ शरीर में से टॉक्सिन से निकलने हो रहे होते हैं तो एक होता है। आदि भौतिक दुख, कृतिका जी रास्ते में जा रहे थे, है ना, और रास्ते में जाते जाते बहुत बढ़िया गाड़ी चलाते हैं, ये मान लो, ऐसे मान लेते हैं, हकीकत में कैसे चलाते हैं मुझे पता नहीं है, मान लेते हैं कि बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, गुड ड्राइविंग। लेकिन सामने वाला जो इनके आ रहा था ना, जो आ रही थी मैडम, वो गुड ड्राइविंग नहीं चला रही, कर रही थी, ये बिल्कुल किनारे किनारे चल रही थी, उसने आकर के यूं टक्कर मार दी और इनकी गाड़ी को टक्कर लग गई। ये गिरी तो नहीं, लेकिन इनके हाथ में बड़ी जोरदार चोट लग गई। देखो सच्ची में नहीं लगेगी कृतिका जी, ये खाली इमेजिन करना है, खाली है ना, समझने के लिए। तो वो कौन से प्रकार का दुख है, बोलो, आदि भौतिक, ठीक है। अब आशा जी रास्ते में चल रहे थे, बारिश के कारण से एक जीव आया और आकर के आपके हल्का सा टच हो गया, और टच होने से क्या हो गया, थोड़ा सा जहर चढ़ गया, आपने काटा वाटा नहीं, लेकिन इन्फेक्शन हो गया, थोड़ा सा पॉइजन जैसे आ गया। अब वो आकर के इन्फेक्शन फैलाने लग गया, घर पर आया अपन जब, तो वो कौन सा दुख है, बोलो, आदि भौतिक, ठीक है। और आदि दैविक दुख, यानी सब लोग, पूरे शहर में भूकंप आ गया, आदि दैविक दुख।
ठीक है, दैवीय आपदा। तो पहला सूत्र देखो टुकड़े कर रखा है मैंने, ध्यान से देखो। अथ योग अनुशासनम, अब योग के शास्त्र को आरंभ किया जाता है। परिभाषा देखते हैं दूसरे नंबर सूत्र में, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। ऊपर देखो टुकड़े बना रखे मैंने, 4 टुकड़ों में इसको सूत्र को तोड़ दिया। देखो, योग चित्त वृत्ति निरोध। क्या है योग? क्या है? बोले चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना, यानी रुक जाना। क्या है? योग यानी योग है चित्त में आने वाली वृत्तियों का रुक जाना। क्या है? योग। आज इतनी रखते हैं, थोड़ा सा आपने समझा है, जाना है। आगे डॉक्टर साहब की कक्षा को कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर ममता जी का हम स्वागत करते हैं। सब दोनों टीचर्स आज येलो येलो में आए, देखो। ये देखा ही नहीं हमने। हेमंत भैया ये बताए, श्रीमद् भगवत गीता की डेफिनेशन बता दिए? अभी नहीं, अभी योग दर्शन की डेफिनेशन के 2 सूत्र पढ़ाए मैंने। ठीक ठीक, जब इसको फिर कर लिया परसों, जब आपने अगर 5 मिनट लेंगे तो बस ये डेफिनेशन। नहीं, कल से उनको श्लोकों का स्मरण भी कराएंगे, जैसे पिछली कक्षा में अपन कराते थे शुरू में, वैसे कल से इनको करवाएंगे भी। चलिए आप स्लाइड शेयर कर दीजिए। हेमंत भैया, हम लोग का मीनिंग हो गया था कल, और मीनिंग के बाद लेंगे। डॉक्टर साहब 2 मिनट इनसे डिस्कस कर लीजिए, मैं आज है ना 1.3 की स्लाइड चलाऊंगा ना, इसलिए 1.3 के, ठीक ठीक। चलिए सभी लोग ये बताएंगे केवल योग का अर्थ क्या है, कितने लोगों को समझ में है? केवल सिंपल शब्दों में योग का अर्थ क्या है? जिसको भी समझ आए बस वो हैंड रेज करके बताए। समाधि। बोलेंगे मधुलिका जी? अपने विचारों पे रोक लगाना। वेरी गुड, ठीक है। मधुलिका जी आप कुछ बोल रहे? माइक वो करेंगे, अनम्यूट करेंगे मधुलिका जी। योग अर्थात जोड़ना, समाधि। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, चलिए कामाक्षी बोलेंगे। योग यानी संयम। कामाक्षी किस पे संयम करना है? मन पे। किया कि नहीं किया कल से? कामाक्षी किया कि नहीं किया कल से? कल ही हम लोग ने पढ़ा था। हाँ। देखो, जो पढ़ेंगे उसे करेंगे भी, ठीक है? ये नहीं कि पूरा करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स में तो करेंगे, ठीक है? चलिए और बताएंगे, हैंड रेज है। हेलो, चलिए अच्छा, अब बताएंगे जो योग है हमारा वो किस धातु से लिया गया? योग शब्द जो है वो किस धातु से लिया गया? संस्कृत में किस योग शब्द की उत्पत्ति हुई? युज धातु से। ठीक है, ये एक 1 वर्ड का क्वेश्चन का आंसर था। योग शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी गई है या हुई है? युज धातु से। ये आपका क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर 1 वर्ड युज धातु है। फिर नेक्स्ट है कि योग में हम लोगों ने 2 लोगों की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। वो 2 लोगों की डेफिनेशन कौन कौन, किन की थी या किन बुक्स के अकॉर्डिंग थी? एक तो महर्षि पतंजलि की थी और एक महर्षि व्यास जी की थी। ठीक है, वेरी गुड। और किन की पढ़नी बाकी है हम लोगों को? श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् के भगवत गीता के, 2 श्लोक किए थे बस। ठीक है। 48 नंबर का है जिसका लास्ट कॉलम है समत्वम योग उच्यते। 50 नंबर का है वो है योगा कर्मसु कौशलम। ये हम लोग कल परसों में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो योग है हमारा, अगर हम पूछे कि योग का, हमने सबसे पहले एटमोलॉजी देखी कि एटमोलॉजी क्या है, योग का शाश्वत अर्थ क्या है, ज्ञान क्या है, रियलिस्टिक नॉलेज क्या है। उसके बाद सेकंड हमने देखा कि योग शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी गई, ओरिजिन कहाँ से हुआ है। फिर थर्ड, योग का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ योगा क्या है।
फोर्थ हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ योगा क्या है, तो उसमें से हमने महर्षि पतंजलि की और व्यास जी की डेफिनेशन देखी। कल आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 डेफिनेशन है, वो सेकंड चैप्टर 48 और 50 नंबर के श्लोक में है, वो कल देखेंगे अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवत गीता। अब आते हैं आज के योग में भ्रामक धारणाएं क्या है। योग में वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे अंदर इल्यूजन्स पैदा करती हैं, क्रिएट करती हैं। हम लोगों ने फर्स्ट डे की क्लास में भी इसे देखा, तो आप बस अपने मन से बताइए वो कौन कौन सी चीजें हैं जो योग में एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा करती है। अगर याद हो तो सब बताइए। जो धारणा है, जो धारणा है वो बताना है, गलत धारणा। गलत योग धारणा। योग सिर्फ पुरुषों के लिए है। वेरी गुड। और कृतिका जी योग बोलेंगे। योग को सिर्फ शरीर को मोड़ने को ही सिर्फ योग कहते हैं। वेरी गुड। योग और में सब सिर्फ पसीना बहाना होता है। बिल्कुल सही, वो भी गलत है। केवल पसीना ही बहाना नहीं, उसमें शांति पाना भी है, शरीर को ठंडक भी मिले। बहुत पसीना ही निकल जाएगा तो शरीर में नमक की कमी हो जाएगी, सोडियम की। ठीक है, और योग बताएंगे सिर्फ सब। धर्म संबंधित है। देख के बोला है कि सुनकर समझ के बोला है? आज मैंने रीड किया था। तब बहुत अच्छा से, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि बस इसमें योग कुछ चीजों को, हाँ बताइए, बोलेंगे। योग युवा लोग कृष्ण जी आपकी आवाज थोड़ी सी क्लैश हुई है, एक बार दोबारा बोलेंगे, हम माइक म्यूट कर रहे हैं अपना। योग सिर्फ युवा लोग ही कर सकते हैं। ठीक है, और योग क्या है, सभी लोगों के लिए, क्योंकि योग अपने आप में कंप्लीट क्या है, एक होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम है, संपूर्ण जीवन शैली का नाम योग है, इसलिए वो सभी के लिए आवश्यक है। वो कोई इसके लिए पर्टिकुलर कोई सिचुएशन है, कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति की एक व्यवस्था के रूप में नहीं है, वो सभी के लिए यूजफुल है। चलिए, इसके बाद तो ये हम लोगों का इल्यूजन वाला पार्ट लगभग क्लियर है। और दूसरा क्या है कि योग गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है कि योग गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है, ये गलत धारणा है। योग सभी के लिए, और गृहस्थ लोगों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि गृहस्थ लोगों के पास समस्याएं सबसे अधिक है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति सन्यासी जीवन ले लेता है तो उसकी 60% समस्या तो ऐसे खत्म हो गई। केवल क्या समस्याएं जो खाने रहने संबंधित या कुछ स्वास्थ्य संबंधित, उतनी समस्याएं नहीं होती जितना गृहस्थ जीवन। तो इसलिए क्या करना है कि योग जो हमारा गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद योग, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट। तो सभी मानव भाव जिन आवाज, जिनके पास, जी देखो, आप लोगों के पास जिनके पास सिलेबस है 1.1 पर टिक लगा देना, 1.2 पर भी टिक लगा देना, क्योंकि अपने 2 पॉइंट्स अपन ने देख लिए, कल ही देखे, है ना। और पिछले 2 दिन में भी थोड़ा बहुत देखने को अवसर मिला ही था अपने को। आज अपन 1.3 अपन देखेंगे। 1.3 में गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, और 1.4 भी अपन देखने की कोशिश करेंगे। ये दोनों का मैटर फिर आज आपके पास मिल भी जाएगा, क्योंकि आप लोगों की स्पीड के अनुसार ही हम चलेंगे। हम जल्दी नहीं चलने वाले, ये समझ लो, है ना। और हम बहुत देर से भी नहीं चलने वाले, लेकिन आप लोगों के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे और हम जल्दी जल्दी चलते चाहे, फिर अपने कक्षा में इतने अच्छे ढंग से समझाने का, इतनी ऐसी फैकल्टीज का कोई मतलब ही नहीं। तो आप लोग पूरे कान, आंखें और दिमाग तीनों खुले रखकर चेहरे पर प्रसन्नता कभी बीच बीच में ले आया कर, है ना। कंटिन्यू तो बनी रह नहीं सकती, क्योंकि गंभीरता भी जरूरी है, लेकिन बीच बीच में आप ले आया करो। ये गिफ्ट दे रखी परमात्मा ने सबको। ज्योति जी आप म्यूट कर दो, ठीक है। चलो डॉक्टर साहब, एक पॉइंट हेमंत दे क्लियर कर दे इससे, जो एम एंड ऑब्जेक्टिव वाला था। ठीक है, मिशन, ये 2-2 मिनट में क्लियर कर दे। एक चीज सभी को, सब सीधे होकर बैठेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव? एम एंड ऑब्जेक्टिव के बीच में क्या अंतर है? केवल हैंड रेस करेंगे जिनको ये अंतर पता है, क्योंकि अक्सर करके हम लोग एक ही समझ लेते हैं दोनों।
है ना? बोलेंगे कृतिका जी, बोलेंगे। मैम मुझे डिफरेंस नहीं पता है एक्चुअली। आज मैंने गूगल किया था, आपने सिलेबस पढ़ने को बोला था, तो मैंने सोचा कि दोनों का क्या डिफरेंस है। दोनों का हिंदी मीनिंग उद्देश्य ही आ रहा था, तो ठीक है, मुझे नहीं समझ में आया कि इसका क्या मीनिंग है, एक्चुअली डिफरेंस क्या हिंदी है। मीनिंग दोनों का उद्देश्य आ रहा था गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज एम और ऑब्जेक्टिव्स का एक हिंदी में जो संस्कृत जो रियल मीनिंग है वो अलग अलग है। एम क्या होता है? एक होता है, एम होता है लक्ष्य, एम का रियल मीनिंग है लक्ष्य, ठीक? और ऑब्जेक्टिव का हिंदी मीनिंग है उद्देश्य, ठीक? दोनों लगभग सिमिलर हैं, नियर हैं एक दूसरे के, लेकिन पर्टिकुलर एम, देखो हम लोगों के अपने जीवन की बात करें, मान लो अभी हम ये क्लास पढ़ने जा रहे हैं, एक उदाहरण इसी का ले लेते हैं, ठीक? हम लोग एक क्लास रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इस क्लास में, एम क्या है इस क्लास का? योगा टीचर बनना। वेरी गुड, योगा। ठीक? और उससे भी पहले एम क्या है? इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, ये है ना? पर्टिकुलर एम तो यही जाएगा कि ये जिस क्लास को हम पढ़ रहे हैं, ये इस क्लास को पढ़ने के बाद एग्जाम को क्वालिफाई कर ले, पर्टिकुलर एम ये है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि इसका जो सिलेबस है उसे हमें पूरा पढ़ना है। किसी भी एम को पूरा करने के लिए उसके कुछ रास्ते होते हैं, कुछ उसके पैमाने होते हैं, कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं। वो सब क्या होते हैं? जो एम तक पहुंचाने में हमारी सहायता करते हैं, वो सब ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। जो लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारी पहुंचने में सहायता करें, वो सब हमारे उद्देश्य के रूप में काम किया, ठीक? अब एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करके हम सभी लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं, सिटी से आते हैं, ठीक? और अगर हमें दिल्ली जाना है, हम सभी को दिल्ली पहुंचना है, किसी प्रोग्राम को अटेंड करना है, तो अभी कल हम सबको 10 बजे एक योग का प्रोग्राम अटेंड करना है, मान लो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, वो प्रोग्राम अटेंड करना है। तो हमारा एम क्या है अभी सबका? अभी एम क्या होगा? प्रोग्राम अटेंड करना। प्रोग्राम अटेंड करना, ये एम है सबका, ठीक? एम सबका सेम है, ठीक? लेकिन सब अलग अलग स्टेट में बैठे हैं, तो वहां दिल्ली तक पहुंचने के लिए जाने का रास्ता, रास्ते में हो सकता है कोई बाई कार जाए, कोई बाई बस जाए, कोई बाई प्लेन जाए, ठीक है? तो जाने का उद्देश्य, मतलब जो वहां तक पहुंचने की डेस्टिनी तक पहुंचना है, वो किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन एम सबका क्या है कि हमें क्या करना है? कल 10 बजे प्रोग्राम को अटेंड करना। समझ गए सब लोग एम और ऑब्जेक्टिव्स में क्या अंतर है? एम को पूरा करने के लिए जितने भी रूल्स एंड नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं, वो सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो किसी भी चीज के लिए अगर हम लोग अपने पूरे मनुष्य जीवन की बात करें, जो योग में आपका टारगेट पॉइंट है, एम, योग में क्या है? मनुष्य जीवन का एम क्या है? स्वस्थ रहना। और उस स्वास्थ्य की परिभाषा किससे कनेक्ट की गई है? योग में मोक्ष को, मुक्ति को, साल्वेशन को प्राप्त करना, ठीक? मोक्ष, मुक्ति, इन इंग्लिश मीनिंग साल्वेशन, इसकी बात की जाती है। और अगर उसको सिंपल मीनिंग में ले लें तो कल भी हमने बोला था, शांत रहना, स्वस्थ रहना, आनंदित रहना, ठीक? और हर क्षण मुक्त रहना। ये क्या मतलब? हर क्षण मुक्ति का मीन्स हुआ कि सभी काम को करते हुए डिटैच रहना, ओवर अटैच ना होना। ये हमारा क्या है? ये योग के पर्टिकुलर टर्म में बोलेंगे मोक्ष, मुक्ति, साल्वेशन। तो इस तरह से अगर हमें योग की भाषा में स्वस्थ रहना है, मुक्त रहना है, आनंदित रहना है, तो इसके लिए क्या क्या चीजें हो सकती है? इस स्वास्थ्य को कुछ लोग प्राणायाम करके प्राप्त कर लेंगे, इस मोक्ष को। कुछ इसको ध्यान करके प्राप्त कर लेंगे, कुछ इसको मंत्र जप के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे, कुछ इसको नेचुरोपैथी की डाइट के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे, कुछ इसको पंच तत्व में से किसी एक तत्व का अभ्यास करके प्राप्त कर लेंगे,
कुछ चक्रों पर मंत्र करके या मेडिटेशन करके इस मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, कुछ नादानुसंधान नाद योग की सहायता से इसको प्राप्त कर लेंगे। मतलब 1000 से भी अधिक रास्ते हैं मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करने। कुछ लोग पूरे जीवन सच से बोलकर मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, कुछ लोग पूरे जीवन दूसरों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, कुछ लोग प्राकृतिक वातावरण ऐसा तैयार कर देंगे कि पर्यावरण की सुविधा सबको मिल जाए, उससे भी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो अनगिनत साधन है, लेकिन लक्ष्य क्या है मनुष्य जीवन का? मोक्ष। तो एम एक हुआ और उसको प्राप्त करने के तरीके सबके अलग अलग हो गए, लेकिन पहुंचना कहाँ है? सबको एक ही जगह पर। क्लियर हो गया एम एंड ऑब्जेक्टिव्स का मीन योग के टर्म में भी और नॉर्मल भी। जब हम एम एंड ऑब्जेक्टिव को अलग अलग डिफाइन करते हैं तो यही डिफाइन। अभी किसी का कोई डाउट हो तो ये हैंड रेज हो रहा है, पायल जी पूछ लें या आप दिखे वीडियो ऑन करें, क्योंकि हैंड रेज है बट आपने क्वेश्चन पुट अप नहीं किया, आंसर नहीं दिया। हेलो पायल जी, लिसन मी केयरफुली। आवाज पहुंच पा रही है? रिस्पॉन्स हम आपका समझ नहीं पा रहे, यस नो में कुछ भी। चलिए, तो ये क्या था? ये एम एंड ऑब्जेक्टिव्स की हम लोगों ने बात की। अब आते हैं हम लोग देखते हैं सेकेंड, प्राणायाम हेतु कुछ नियम। ये वो चीजें हैं जब हम योगिक प्रैक्टिस करते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें प्राणायाम हेतु भी कुछ नियम है, कुछ चीजों को हम आपको सिंपल बताते हैं, फिर यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा आसन, जो सरल पार्ट है इसलिए उसको यहाँ डिफाइन नहीं किया गया। और उससे भी पहले हम लोग बात करते हैं सूक्ष्म, जो हमारे सत्कर्म है, वो भी आते हैं इसी में। तो जब भी हम ये अब प्रॉपर आ गया हमारे सामने मैटर, आसन उपयोगी नियम। जब भी आसन करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना देखेंगे। आसन करते समय आसन प्रातः साय दोनों समय कर सकते हैं। आसन का अभ्यास सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। यदि दोनों समय नहीं कर सकते तो प्रातः काल का समय उत्तम है। मॉर्निंग टाइम सबसे अच्छा है, बेस्ट है। प्रातः काल मन शांत रहता है। प्रातः शौचादि से निवृत्त होकर खाली पेट तथा दोपहर के भोजन के लगभग 5-6 घंटे बाद सायंकाल आसन कर सकते हैं। इसका मीन क्या हुआ कि सुबह जब आसन का अभ्यास करें तो खाली पेट करेंगे, तो नेचुरल है, क्योंकि सुबह फ्रेश होकर तभी आसन करेंगे। भोजन करने या नाश्ते के बाद कोई आसन प्राणायाम करने की टेक्निक भी नहीं है और उपयोगी भी नहीं है, और कहीं किसी ग्रंथ में मेंशन भी नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर हम शाम को आसन प्राणायाम यौगिक अभ्यास की प्रैक्टिस करते हैं, यौगिक अभ्यास करते हैं, तो शाम को हमें क्या करना है कि जो दिन का भोजन हो और शाम के आसन की या योगा अभ्यास जो करने जा रहे हैं उन दोनों के टाइम में कम से कम 4 से 5 घंटे की गैप, ताकि खाना डाइजेस्ट हो गया, जो भोजन किया है वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो गया, तभी आप शाम का जो आसन प्राणायाम है वो करें। अन्यथा आपको उसका जो यौगिक अभ्यास कर रहे हैं, जो भी आसन प्राणायाम जो भी टेक्निक फॉलो करने जा रहे हैं, उनका पूरा लाभ नहीं। तो ये ध्यान देने योग्य बातें। उसके बाद क्या है, यदि कब्ज रहता है तो प्रातः काल तांबे या चांदी के बर्तन में रखे हुए पानी को पीना चाहिए। उसके पश्चात थोड़ा भ्रमण करें, इससे पेट साफ हो जाता है। अधिक कब्ज हो तो त्रिफला चूर्ण सोते समय गर्म पानी से ले। प्रातः उठकर पतंजलि आंवला, पतंजलि इसलिए लिख दिया कहीं किसी को ना मिले तो स्टोर का नाम भी दे दिया, काम मिल जाएगा। हेमंत भैया ने बिल्कुल सही ढंग से डिजाइन किया है। पतंजलि आंवला एवं एलोवेरा जूस 4-4 चम्मच गर्म पानी में पीने से कब्ज, गैस, पाचन तंत्र के रोग, नेत्र रोग, धातु रोग दूर होते हैं तथा इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी का मीन्स क्या होता है इंग्लिश में? इंग्लिश में इम्यूनिटी ही है, हिंदी में क्या होगा? ये इम्यूनिटी से क्या समझते हैं? रोग प्रतिकारक शक्ति। ठीक है, रोग रोग प्रतिरोधक प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है,
अच्छा, ये हमारे किस चीज से डिफाइन होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी ठीक है या नहीं ठीक है, ये कैसे पता चलता है? हमारे ऐसे बॉडी में कौन सी चीजें हैं जो ट्रिगर करते हैं इन पॉइंट्स को? यदि आप बार बार बीमार ना हो, WBC व्हाइट ब्लड सेल यदि बॉडी में सही है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम सही से काम करता है। व्हाइट ब्लड सेल जब कम होते हैं हमारे शरीर में, फिर उसके साथ RBC, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, प्लाज्मा, इन सब में जब कुछ कमी आ रही होती है तभी हमारी इम्यूनिटी डाउन। तो हमें क्या करना है? ऐसा भोजन लेना है जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को ठीक रखे। वो हमारे लिए क्या होगा? हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन रखेगा। दूसरा क्या है? अगर हम आसन, प्राणायाम इन सब का अभ्यास करते हैं तो पेट साफ होना अत्यंत आवश्यक है। यदि पाचन तंत्र हमारा ठीक नहीं है, पेट सही से सुबह साफ नहीं होता है, बड़ी आंत की ठीक ढंग से सफाई नहीं होती है, तो जो भी आसन करेंगे, आसन से तो उतना नुकसान नहीं है, लेकिन प्राणायाम करने से आपको बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। जिन लोगों को प्राणायाम से फायदे की जगह नुकसान होते हैं, वो वही लोग हैं जिनका पाचन तंत्र ठीक नहीं है और वो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो उनके लिए ये प्रॉब्लम करेगा। इसलिए ध्यान रहे, योगा अभ्यास करने से पहले अपने पाचन तंत्र, पेट की सफाई जरूर रखें। फिर नेक्स्ट है वेशभूषा। आसन करते समय शरीर पर वस्त्र कम और सुविधाजनक होने चाहिए। पुरुष हाफ पैंट और बनियान का उपयोग कर सकते हैं। माताएं और बहनें सलवार, ब्लाउज आदि, मतलब जो भी लूज कपड़े हैं, कॉटन के कपड़े हैं, उन्हें पहने। फिर 4th नंबर पे है नेक्स्ट योगा अभ्यास। अभिलाषा जोशी, पायल मिस हो गया शायद, बोलेंगे। सेकंड वाला मिस हो गया। 1 मिनट। स्थान में इसको हम बता रहे थे, अपने मन से ही हम आपको बाद में बताते हैं। चलिए, आपने पूछा, हमको लगा था कि जब बैठेंगे, बैठने की स्थिति में आसन को बताएंगे, ठीक है, जब तैयारी कर रहे थे, इसलिए इसको स्किप किया था। ठीक है। तो हम लोग ने पहले 3 चीजें की। अपना टाइम देखा, सही किया कि कब आसन प्राणायाम का अभ्यास करना है। भोजन सुबह खाली पेट, शाम को 4 से 5 घंटे भोजन डाइजेस्ट होने के बाद। कपड़े लूज पहनने हैं और पेट साफ हो, तभी आसन का अभ्यास करना। अब आसन करने जा रहे हैं, वो स्थान उसकी बात करते हैं, ठीक। अभी तो उसके पहले की तैयारी की, अब आसन जिस स्थान में करेंगे, वातावरण कैसा होना चाहिए। तो क्या करना है? स्थान में सबसे पहले ध्यान रखना है कि स्वच्छ हो, शांत हो और एकांत हो। स्वच्छ हो, शांत हो और एकांत हो। तो स्वच्छ भी हम रख सकते हैं अपने घर को, शांत भी रख सकते हैं। एकांत का मतलब हुआ कि जब हम सुबह टाइम लगभग शांति होती है, सब अपना, कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो तो मोस्टली। अब जो लोग डिस्टर्ब करने वाले, उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, बस उनको सलाह दे सकते हैं कि सुबह शांति रखने से पूरा दिन अच्छा रहेगा। दूसरा क्या करना है? जिस जगह पर आप आसन प्राणायाम की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, यौगिक अभ्यास करने जा रहे हैं, उस स्थान पर यदि आपके पास खुली जगह है, अच्छा वातावरण है, ग्रीनरी है, तो ठीक है। ना हो तो एक छोटी सी सुविधा रखेंगे अपने लिए, और वो सभी कर सकते हैं। छोटा सा काम कि एक तुलसी का पौधा अपने आसपास रखें, क्योंकि तुलसी के पौधे में 24/7 ऑक्सीजन मिलता है। जहां पर भी, यदि आप ऐसा नहीं करते तो क्या होगा कि जो आपका रूम है, फ्लैट में रह रहे हैं, ग्रीनरी है नहीं, बंद है, तो वो जो आप श्वास बाहर फेंक रहे हैं वही आप दोबारा ले रहे हैं। वो आपको ऐसा दिख नहीं रहा, पर हो तो वही रहा है, क्योंकि जब हमारे पास कोई ग्रीनरी, कोई चीज है ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो ऑक्सीजन हमें मिलेगा कहाँ से? तो इसलिए जिस स्थान पर हम बैठे, अगर दरवाजे खिड़कियां जो भी हो उन्हें खोल कर रखें, तुलसी का पौधा अपने आसपास रख लें। उसकी भी सुविधा ना हो तो फिर लौंग और कपूर एक साथ जलाएं, ताकि वातावरण अच्छा हो। जो नेगेटिव ऑरा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारे रूम से बाहर जाना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन हम प्रॉपर तरीके से इंटेक करें। तो इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? तो ऊपर देख ही लिया, यदि वृक्षों, हरियाली के समीप बाग, तालाब, तो फीमेल के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
10% फीमेल के लिए पॉसिबल है इतनी चीजों में करना, अदरवाइज फीमेल को घर में ही करना होता है। इतने सारे काम होते हैं, आप जा ही नहीं पाएंगे। छुट्टी के दिन, फेस्टिवल के दिन भले ही चले जाए, ठीक है, इसलिए स्किप कर, ये हम आपको सिखाएं। आप ऐसा करें तो योग के साथ लड़ाई शुरू हो जाएगी घर में। तो ऐसा कुछ नहीं करना है कि हमारे घर का वातावरण खराब हो। तो हमें वही चीज अपने आप में करनी है जिससे हमारे घर का मैनेजमेंट वातावरण अच्छा है। ठीक, ये हम लोग कर सकते हैं कि थोड़ा जल्दी उठ जाए, ठीक है, अपने काम को ऐसे करें कि थोड़ा जल्दी टाइम से हम सो जाएं। यहाँ हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तुलसी का पौधा या ग्रीनरी अपने घर में लगा सकते हैं, या तुलसी का पौधा सबसे आसान है, उसे आप चाहे एक छोटे से पॉट में भी रख लीजिए तो भी वो सर्वाइव कर जाता है। तो हमने पास में उठाकर रख लिया अपने। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं। बाकी मेल पर्सन के लिए सब पॉसिबल है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है, ये स्थान के संबंध में हम लोगों ने बात की। दूसरा, ठीक सुबह बात जब है, ठीक आसन, बात है, ठीक बात है डॉक्टर साहब, ठीक बात है। सही बोला हेमंत भैया, समझ गए। फिर क्या है कि सुबह के समय मॉर्निंग में आयंस जो होते हैं, पॉजिटिव आयंस, वो सबसे अधिक होते हैं, जिनमें पॉजिटिव एनर्जी होती है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि हवा पूरे टाइम, हवा हमारे पास हर समय उपलब्ध है, लेकिन हवा में ऑक्सीजन हर समय नहीं है। हवा हर समय है, ऑक्सीजन हर समय उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन का लेवल मॉर्निंग में अधिक होता है, बल्कि सूर्योदय से पहले जो ऑक्सीजन का लेवल दिन के ऑक्सीजन से काफी अच्छा होता है। तो इसलिए सुबह योगाभ्यास करने की सलाह दी जाती है। कोशिश सुबह कर ले, ना कर पाए तो फिर आप शाम को। अब नेक्स्ट आते हैं योगाभ्यास एवं मात्रा में। हेमंत भाई थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए इसको स्लाइड। इसमें देखिए योगाभ्यास एवं मात्रा। भूमि पर बिछाने के लिए मुलायम दरी, योगा मैट या कंबल का प्रयोग करना चाहिए, उचित है। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यायाम करना चाहिए, ये इसका ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि बस फर्स्ट डे ही हम अपने पूरी बॉडी को एक ही दिन में करीना कपूर बना लें। उससे कुछ होने वाला नहीं, ना करीना कपूर बनेंगे और ना कुछ होगा। होगा ये कि जो आपकी बोन है वो फ्रैक्चर हो जाए, ये फायदा होगा। तो इसलिए एक दिन में कुछ भी ना करें। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में ही बदलती है। हाँ, एक दिन आप शुरू करेंगे तो वो आपका पहला दिन योगाभ्यास के लिए एक शुरुआत होगी। उसके बाद धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे, और जो भी प्रैक्टिस टफ है उसको कम से कम 1 हफ्ते 3 दिन उसका लगातार अभ्यास करेंगे। जब उसमें कंफर्ट हो जाए, जब ऐसा फील करें कि ये प्रैक्टिस हमारे लिए ठीक है और आसानी से कर सकते हैं, तभी दूसरा अभ्यास करें। और इसके लिए भी सलाह दी जाती है कि पहले क्या करना है, जितने भी लोग हैं वो स्टार्टिंग में कम से कम फर्स्ट टू 10 डेज क्या करना है, सभी को सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना। क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम जब भी हम करते हैं तो हमारे बॉडी के जितने भी ब्लॉकेज हैं, हमारे आर्टरीज, वेन्स के, वो सब ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही हमारे शरीर के ब्लॉकेज ओपन होना शुरू होते हैं, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। तो फिर उसके बाद हम कोई आसन जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि कितने अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। आसनों का पूर्ण अभ्यास 1 घंटे में, मध्यम अभ्यास 30 मिनट में तथा संक्षिप्त अभ्यास 15 मिनट में। तो ये अब हमें चूज करना है कि हम कितनी देर हमारे पास टाइम है। लेकिन अगर 1 घंटे ना हो तो आधे घंटे तो सभी को निकालना चाहिए। क्योंकि आधे घंटे यदि हम लोग अपने लिए नहीं निकालेंगे, वैसे 1 घंटे निकाल लेना चाहिए 24 घंटे में तो ज्यादा अच्छा है। और यदि आधे घंटे निकालते हैं तो भी चल सकता है, रेगुलर प्रैक्टिस में रहे। बट आधे घंटे भी नहीं निकाल सकते तो डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए समय निकाल लीजिए। ठीक, आराम से डेली लिखते जाइए कि ये सारा समय जो आधे घंटे नहीं निकाला, ये डॉक्टर के यहाँ अभी हमें देना पड़ेगा। तो ये आपका अपना चुनाव है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, रुपए खर्च करने, समय खर्च करना है, या आप अपना स्वास्थ्य खुद में अच्छा रखना चाहते हैं। उसके बाद है आधा घंटा तो प्रत्येक व्यक्ति को अब योगासन या अभ्यास करना चाहिए। 30 से 45 मिनट तक कम से, ये क्या चीज है भैया, 30 से 45 मिनट कम से कम प्राणायाम, और अंत में लगभग 5 मिनट का ध्यान और थोड़ी देर शवासन के साथ प्रतिदिन के योगाभ्यास समापन करने चाहिए।
इसमें क्या है तो थोड़ा सर सा इसको एक घंटे को थोड़ा डिवाइड किया है इन्होंने भी, आधा घंटा आसनों का अभ्यास करें, आधा घंटा कम से कम अगर प्राणायाम भी करें और 5 मिनट अंत में ध्यान और शवासन, तो ये 1 घंटा लगभग हो जाता है। इन्होंने डिवाइड कर रखा है। नहीं वो नहीं हेमंत भैया, इसमें एक चीज आ गई, 30 से 45 मिनट कम से कम प्राणायाम, ये हाँ, जुड़ रहा है। जैसे 15 मिनट मान लीजिए आसनों का अभ्यास किया, तो 45 मिनट प्राणायाम आदि का अभ्यास करके सूक्ष्म व्यायाम या कुल मिला के प्राणायाम का ज्यादा अभ्यास करने की सलाह दी जा रही है। वो ठीक है, लेकिन ये प्रोटोकॉल 1 घंटे का ठीक है, लेकिन अभी जो आप सभी लोग करेंगे इसकी प्रैक्टिस तो कैसे करेंगे, पहले 15 मिनट सूक्ष्म व्यायाम, ठीक, फिर 15 मिनट करेंगे आसन का अभ्यास, क्योंकि ये जो अच्छी प्रैक्टिस करने लगे उनके लिए बात हो रही है। फिर 15 मिनट हमने आसन का अभ्यास किया, फिर 15 मिनट हमने प्राणायाम का अभ्यास किया, 15 मिनट में हमने क्या किया, ओम चैंटिंग मेडिटेशन किया और शांति पाठ, या और भी कुछ हमें करना है, मेडिटेशन की कोई टेक्निक फॉलो करनी है तो 15 मिनट में रखेंगे। और जो अच्छी प्रैक्टिस करने लगे हैं उनके लिए पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है कि वो 45 मिनट, क्योंकि जब आसन जो लोग सही से करते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी एक आसन में बैठ गए और वो आसन में बैठने के बाद उसी में प्राणायाम कर रहे हैं, तो वो उनके लिए प्रोटोकॉल ठीक है। लेकिन अभी आप लोग जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 15-15 मिनट डिवाइड करेंगे, जब आप लेवल 2-3 में चले जाएंगे तब इस प्रैक्टिस में आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग क्या बात कर रहे थे, वो कौन सी चीजें थी जो हमारे लिए जरूरी थी, आसन प्राणायाम या जो भी योगी प्रैक्टिस करते हैं उसमें ध्यान रखें। यदि ध्यान रखेंगे तो योग हमारे लिए यूजफुल है। हठ प्रदीपिका में फर्स्ट चैप्टर में श्लोक है जिसका अर्थ है, योग से हम अपने आप को पूर्णतः निरोगी भी रख सकते हैं सही तरह योगाभ्यास करने से, और गलत योगाभ्यास करने से विभिन्न तरह के रोगों को आमंत्रण भी दे सकते, बीमार भी हो सकते। तो जो भी करें वो एक समझदारी से करें और सावधानी से करें, कुछ भी ऐसा ना करें बस सुने और करना शुरू कर दिया, ठीक है। जी समझ रहे कुछ बोल। डॉक्टर साहब, अभी इनको 4-5 मिनट का श्वासों पर काउंटिंग कराते हैं, है ना, तो ठीक है ना। और इसके अलावा हमारे साथ में ये पायल नामा जी कहाँ से जुड़े हैं जी, एक बार बताएंगे पायल जी, ऑडियो वीडियो ऑन करके परिचय दीजिए, आपका हैंड रेस भी हो रखा है। उन्होंने बोला ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलो, सुरेश जी हमारे जो जुड़े हैं हिंगोली महाराष्ट्र से, आप सभी को पहले फिर बता दूं कि जिनका लिंक कक्षा का जिनको रोज नहीं मिल रहा, तो वो समझ लो डेली लिंक सेम ही रहता है, चाहे सुरेश जी हो अथवा और अन्य लोग हों। बाकी तो जो एनरोल्ड स्टूडेंट है वो तो सारे ग्रुप में लगभग आ ही गए, तो आपको ग्रुप में मिल ही जाएगा, है ना। जो एनरोल नहीं है वे एनरोल करा लीजिए, चाहे वो पायल जी हो अथवा सुरेश जी हो, है ना, अथवा अभिलाषा जी हो, ठीक है। अब आप तीनों लोग कल मेरे से एक बार फोन पर संपर्क कर लीजिए, आपको प्रक्रिया बता दूंगा कैसे अपन पूरे इस सत्र में जुड़ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक 5 मिनट का अपन एक श्वासों पर ध्यान कर, हम गाइडलाइन देंगे कि आप देंगे? आप करिए, आप करें। सभी लोग सीधे होकर बैठेंगे अपनी जगह पर, सब स्ट्रेट बैठेंगे, स्पाइन सीधी होनी चाहिए, ये इसका ध्यान रखेंगे। दीवार से टेक लेना है, दीवार से टेक ले लीजिए, चेयर में सीधे बैठना है, जहां बैठिए बस स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। चलिए, दोनों हाथों को या तो अपनी गोद में रखेंगे या ज्ञान मुद्रा, या फिर ऐसे लॉक कर लेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे, जिसमें कंफर्ट हो, तीनों में से कुछ भी कर लेंगे। आंखें बंद करेंगे, फिर इंस्ट्रक्शन सुनेंगे। केवल अपनी श्वासों को देखना है, श्वास अंदर ले रहे हैं, पूरे ध्यान से श्वास को देखें, श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, पूरे ध्यान से श्वास को देखें। श्वास के लेने के क्रम को और छोड़ने के क्रम को पूरे ध्यान से देखें। Now start to take deep inhalation, then exhalation with full awareness. Bring all awareness on your breath.
Feel complete relaxation in your body, mind, and soul. पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई थकान नहीं। पूरा ध्यान अपने सांसों के लेने और छोड़ने के क्रम पर रखें। रिलीज। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। ये काम यदि आप डेली करेंगे, सोते समय, जगते समय या दिन में कभी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे खुद ही करने लगेंगे। और धीरे धीरे हम उन्हीं लोगों से मिलेंगे जो हमारे अनुरूप होंगे। क्योंकि जब हम श्वासों पर ध्यान रखते हैं तो हमारा पूरा जो विचारों का सिलसिला है या विचारों का जो पैटर्न है, विचारों को जो बिखरने की शक्ति है या विचारों के माध्यम से सबसे अधिक ऊर्जा खर्च होती है, वो ऊर्जा, वो एनर्जी सेव होने लगती है। अलग से हम सोचें कि हम अपने विचारों को रोक लें, इम्पॉसिबल। लेकिन अगर हम श्वासों को ध्यान से देखते हैं तो विचार अपने आप रुक जाते हैं। श्वासों का और मन का एक दूसरे का इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप है। तो हम विचारों से श्वास को नहीं रोक सकते, लेकिन श्वासों के माध्यम से विचारों के प्रवाह को रोक सकते, जो कि हमारी एकाग्रता को, कंसंट्रेशन को डिप्लीट करता है। ठीक है, और जितना हमारा कंसंट्रेशन अच्छा है उतना ही हम अपने जीवन में सफल होते हैं। कंसंट्रेशन इज द की टू सक्सेस। एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए हेमंत बोलिए। देखो, शांति पाठ का समय हो गया। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो, बहुत आवश्यक हो, आज के सत्र से संबंधित हो तो पूछ लो। एक व्यक्ति को तो अवसर देते हैं, बाकी कल पूछ लेना। बताओ, कोई है क्या ऐसा? बोलो, संकोच मत करो, एक ही परिवार में बैठे, ऐसे शर्माया मत करो। चलो
सभी शांति पाठ के लिए सीधे होके बैठे। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। हाथों का घर्षण करें, गर्म करके आंखों पर लगाएं। धीरे धीरे आंखों को हथेलियों के भीतर से। देखो, आप लोगों के अगर जेन्युइन क्वेश्चंस नहीं आएंगे, हमें क्या लगेगा कि आप लोगों को सब समझ में आ गया। फिर हमारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, फिर उनको उत्तर देके आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग पढ़ना शुरू करोगे तो थोड़ी बहुत कभी समस्याएं आएंगी तो आपके सवाल भी आएंगे। ग्रुप बनाया ही इसीलिए गया कि आपकी समस्याओं का समाधान करें। और हाथों हाथ डेली का डेली चैप्टर क्लियर होना चाहिए। अंत में पहाड़ बनने का इंतजार नहीं करना, ये सबको बता दूं। एक एक क्लियर बताते जा रहे हैं शब्द के हिसाब से। ठीक है, चलो सबको धन्यवाद। कल मिलेंगे यथा समय। बिल्कुल।